Hello, aspirants. Good morning and welcome to Daily News Analysis of Indian Express. तो आज के पेपर में हमारे पास सबसे पहली फ्रंट पेज पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट गवर्नमेंट हैज सेट अप जस्ट अ सेकंड ओके गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये अनाउंस किया गया था करीब 4 साल पहले, लेकिन अब जाकर इसको सेटअप कर किया जा रहा है। तो ये है क्या? जैसा इसके नाम से क्लियर है, National Research Foundation will be an apex body to promote, fund, and mentor scientific research in higher education institutions. It will focus on cultivating culture of research in university and colleges. देखिए, हमारे देश में माना जाता है कि यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री के बीच में एक लिंक मिसिंग है। फॉरेन में क्या होता है, उनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने सबसे पहले कोविड के लिए वैक्सीन बनाई थी। उसके बाद फिर उसको बिना पेटेंट के ही डिस्ट्रीब्यूट किया था इधर उधर। ठीक है। तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च हो वो इंडस्ट्री यूज कर सके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में, उसे कहते हैं इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। तो ये हमारे यहाँ मिसिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है यूनिवर्सिटीज में कि आपको जॉब कैसे लेनी है, रादर देन ऑन आप कैसे रिसर्च बेटर कर सकते हैं। तो इसी को प्रमोट करने के लिए, कल्चर रिसर्च का डेवलप करने के लिए स्पेशली यूनिवर्सिटीज में ये सेटअप किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसके बाद सेकंड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने यूरिया सब्सिडी को कंटिन्यू करने का फैसला किया है टिल मार्च 2025। तो इसी के लिए एक स्कीम है पीएम प्रणाम, इसे आप अपने स्टैटिक नोट से कंप्लीट कवर कर लें। दैट इज प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन एंड नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, दैट यूएन ने फैसला किया है इंडिया को उस लिस्ट से बाहर करने का जो कहती थी कि चिल्ड्रंस का कन्फ्लिक्ट में यूज किया जाता है। तो हमारे यहाँ कश्मीर में फ्रॉम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेपरेटिस्ट भी चिल्ड्रंस का यूज करते थे एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। और इनके अगेंस्ट में जब टेररिस्ट अटैक्स के थ्रू कोई एक्शन लेते थे आर्मी, तो बच्चे स्टोन मारने आ जाते थे, तो आर्मी को पैलेट गन्स का यूज करना पड़ता था। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए इंडिया को सिंस 2010 इस लिस्ट में रखा गया था, बट इस साल इसको रिमूव कर दिया गया है। दैट अब ये सिचुएशन चेंज हो गई, चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इनका यूज किया जाता था। तो इसका नतीजा क्या रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया में पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू नहीं होता था कश्मीर में, बट आफ्टर रेवोकेशन ऑफ 370 अब ये लागू होता है, एंड सिमिलरली पॉस्को भी। ठीक है। तो ये सब जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से इस रिपोर्ट से अब इंडिया को बाहर कर दिया गया है। दैट्स गुड न्यूज। चलिए, यहाँ पर था कि क्रेडिट कार्ड, जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होते हैं, इन पे गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाने की बात की थी, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ, तो अभी के लिए तो हाल फिलहाल के लिए से पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ से कुछ पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इसके अंतर्गत करीब करीब $12 लाख फॉरेन में हर साल ले जाना अलाउ था, बट इसका मिसयूज हो रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो इसको लेके गवर्नमेंट और आरबीआई ने कुछ रेगुलेशन बनाए थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए हमारे घट के हो गए 3.6%, विच इज अ गुड न्यूज, बट अल्टीमेटली मेजोरिटी ये हुआ है राइट ऑफ करने की वजह से। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि एसेट को छोड़ दिया बैंक ने, आपकी वो पूरी तरह लॉस हो गया। कोशिश करते रहते हैं कि रिकवर किया जा सके, बट फॉर टाइम बीइंग अकाउंटिंग के पर्पज से ये जो बुक होती है बैंक की, उससे राइट ऑफ कर दिया जाता है कि अब इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का आगे का। तो इसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर सेटिंग अप एनआरएफ, एंड इट विल बी ऑन द लाइंस ऑफ ह्यूजली सक्सेसफुल नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हम जानते हैं सबसे ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट होती है तो यूएस में होती है, क्योंकि उनका ये जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है ना, ये इसको फंड करता है रिसर्च को। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है कि लॉस के चांसेस ही बहुत होते हैं। आप करोड़ों रुपए लगा दीजिए और अगर वो रिसर्च सक्सेसफुल ना हो तो कोई आउटपुट नहीं आता है। तो ऐसी रिसर्च फंडिंग ये प्राइवेट सेक्टर ज्यादा नहीं कर पाता है, इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट क्रूशियल होता है। तो अभी इंडिया स्पेंड करता है जस्ट 0.7% ऑफ इट्स जीडीपी रिसर्च पर, जो कि हालांकि पहले हम लोग करते थे 2008 में 0.84%, बट ये डिक्लाइन होकर 0.69% हो गई 2018 में। अगर हम दूसरे कंट्री से कंपैरेटिवली देखें तो यूएस स्पेंड करता है अपनी जीडीपी का 2.83। अब इसको आप सिर्फ 2.83 मत देखिए, 2.83 इन टर्म्स ऑफ देयर जीडीपी। हमारी जीडीपी अभी हार्डली 3.2 समथिंग ट्रिलियन डॉलर, यूएसए की है अराउंड $21 ट्रिलियन, चाइना की भी बहुत ज्यादा है।
तो उनकी जीडीपी का 2.83%। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। उसी तरह चाइना स्पेंड करता है 2.14% ऑफ द जीडीपी एंड इसराइल सबसे ज्यादा स्पेंड करता है, दैट इज 4.9%। इसलिए इसराइल छोटा सा देश होकर भी इतना पावरफुल है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अच्छे हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाता है तो वो इसराइल है। ठीक है, इवन कंट्रीज लाइक ब्राजील, मलेशिया, इजिप्ट भी हमसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ऑल राइट, सो जस्ट अ सेकंड गाइस, गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, बैक। So, ये creation of NRF was a key recommendation of National Education Policy in 2020। तो आप ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी 2020 में, इसको थोड़ा इन डिटेल पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कभी ना कभी आपको मेंस में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऑलराइट, इसके अलावा और कुछ काम करनी है, सिर्फ इसका आप ये देख लीजिए कि इसमें कौन कौन होगा। तो ये डीएसटी के अंडर में आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 16 मेंबर गवर्निंग बोर्ड होगा, जिसमें 2 मेंबर आएंगे डीएसटी से, 5 फ्रॉम इंडस्ट्री, 1 फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, 6 विल बी एक्सपर्ट। मतलब कहने का मतलब है कि इसके बोर्ड में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सब बैठेंगे। उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में एक बॉडी आती है, सर्व, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो सेटअप किया गया था 2008 में। इसका काम है फंडिंग करना स्टार्टअप्स को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप। लेकिन होता ये है कि जितनी भी फंडिंग देता था ना, उसमें 65% अकेले आईआईटीज के पास चली जाती थी और सिर्फ 11% जाती थी स्टेट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो एक तरह से फंडिंग का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू। यहाँ पे मैंने बोला आपको पीएम प्रणाम को आप थोड़ा डिटेल में कवर कर लें अपने नोट से। आगे चलते हैं, ये सब सिटी बेस्ड न्यूज़ हैं, ये हमारे काम की नहीं है। लेट्स मूव ऑन। नथिंग, नथिंग हियर एज वेल। हाँ, देखिए ये जो जनरल इलेक्ट्रिक जनरल इलेक्ट्रिक एंड हमारे एचएएल में जो डील हुई है ना, कि हम लोग जेट इंजन बनाएंगे साथ में मिलके विथ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, ये आप अपने मेंस आंसर में कोट कर सकते हैं कि इंडिया यूएस और इंडिया के बीच के जो डिफेंस टाइज हैं वो काफी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ओके, तो उसमें ऐसा एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना, ये हमेशा से एक बोन ऑफ कंटेंट रहा है। हम जब भी फ्रांस से कुछ लेते हैं, रशिया से कुछ लेते हैं, वी ऑलवेज ट्राई कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, ना कि सिर्फ आप बने बनाई चीजें दे दीजिए हमें, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू हम अपनी खुद की मैन पावर को स्किल कर पाएंगे और हम खुद कल को ये चीजें बना पाएंगे अपने देश में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होते हैं दो देशों के बीच में जब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एग्री करते हैं। ठीक है, इस जेट इंजन को हम लोग यूज करेंगे अपने जो तेजस है मार्क 2 उसमें। ठीक है, ट्रांसफर 80% ऑफ जेट इंजन टेक्नोलॉजी। एंड लेट्स मूव। चीता, चंद्रयान। देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च होगा 13 जुलाई को। इसमें आपको याद ये रखना है कि हम लोग लैंडिंग करने वाले हैं साउथ पोल पे, सदर्न पोल ऑफ मून पे। एंड वन मोर थिंग इज कि जो पहले हमने नाम रखे थे विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, ये नाम इस बार भी सेम रखे जाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, पिछली बार हमारा फेल हो गया था तो हम दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे इंडिया 12 अलग अलग देशों के साथ, आई मीन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ये सभी 12 कंट्रीज प्लस इंडिया एक साथ करेंगे एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का नाम होगा तरंग शक्ति। तो ये याद रखिएगा, कोई बायलैटरल या ट्राइलैटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे मुझे आपको एक और बात बतानी थी, दैट इज, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, ये मॉन्टी मार्सन एयरबेस इन फ्रांस। यूपीएससी जिस तरह से जा रहा है, कोई भरोसा नहीं आपसे क्या पूछ लिया जाए, इसलिए इस एयरबेस का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, इतना बेसिक, मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क। अब देखिए सीडीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था, ये जो चीता है ना, इनके नाम पूछ लिए थे पूरे कि ये फलाना फलाना नाम, ये क्या है, तो उसका आंसर था चीता। तो ये है कुछ, गौरव, शौर्य, जरूरी नहीं है।
छोड़ सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज ये ये अगेन कल भी हमने सेमीकंडक्टर की बात की थी, और यहाँ पर एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है यूएसए की, उसने एमओयू साइन किया है गुजरात के साथ टू सेटअप सेमीकंडक्टर यूनिट। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया को बनाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर हब। असेंबली टेस्ट मार्केटिंग, जब भी आप ये वर्ड देखते हैं एटीएमपी फैसिलिटी, इसका मतलब होता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, यहाँ पे हमें फैब्रिकेशन लैब लगानी है। ओके, उसके अलावा लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। कौन पेज में आज हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। चाइना। देखिए इसमें इसने वहीं पे यही एक इम्पॉर्टेंट बात की, ये जो HAL जनरल इलेक्ट्रिक डील हुई है ना, टर्बोजेट इंजन के को प्रोडक्शन के लिए, और साथ में हमने ड्रोन परचेज किए हैं। ठीक है, उसके बाद यूएसए के साथ हमारा कॉपरेशन चल रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी एंड जॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी। ये इंडिया यूएसए की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और दूसरा ये चाइना फैक्टर को बता रहा है कि चाइना का ये जो एटीट्यूड है बुली करने का अपने नेबर्स को, उस वजह से चाहे वो इंडिया हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ये और ज्यादा कंपेल हो जाती है यूएस के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, सो बाकी सब बोल बच्चन है, बट क्रूशियल पार्ट सिर्फ ये है कि ये जो हम कॉपरेशन कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में यूएसए के साथ, एंड चाइना फैक्टर की वजह से क्यों इंडिया के अलावा और भी दूसरी कंट्रीज यूएसए की ओर ज्यादा करीब जा रही हैं। यहाँ पे इन्होंने फिलीपींस के ये फॉरेन सेक्रेटरी है, इन्होंने ये लिखा है, बट इसमें काम का सिर्फ हमारे लिए ये है कि चाइना ये फिलीपींस ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने हैं। ठीक है, $1 ट्रिलियन तक। तो डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए हमारा ब्रह्मोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, वियतनाम ने भी इंटरेस्ट दिखाया था ब्रह्मोस खरीदने में। ब्रह्मोस के अलावा हमारे पास एक तेजस, ये भी हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी इज नॉट इन आर डीएनए। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूएसए में, तो उनसे सवाल पूछा था किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने ये वर्ड यूज किए थे, डेमोक्रेसी इज इन आर डीएनए। बट यहाँ पे ये जो राइटर है सागरिका घोष, ये बता रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया में अभी बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मतलब इनका पूरा इस आर्टिकल का फोकस सिर्फ एक वर्ड पर है, अकाउंटेबिलिटी। कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे फार्म लॉस आए थे, ये बिना पार्लियामेंट्री डिस्कशन और डिबेट के ऑर्डिनेंस के रूट के थ्रू पास कर दिए गए थे, फिर इसका विरोध हुआ। ठीक है, सिमिलरली सीए जो आया था, इसका भी विरोध काफी हुआ, क्योंकि जब भी आप कोई चीज बिना प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन के पास कर देते हैं, तो उसके उस पे एक जनरल कंसेंसस नहीं बन पाता है। अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कमेंट इनवाइट किए गए, तो सब लोग अपनी बात अपनी ग्रीवांसेस वहां रख पा रहे हैं। तो जब तक आप एक प्रॉपर डिबेट डिस्कशन नहीं कराएंगे पार्लियामेंट में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा, तब तक इन चीजों का ग्रोथ होगा। ओके, सो इनका कहने का मतलब यह है कि देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी। बिना अकाउंटेबिलिटी के ये अगर आप कोई काम करेंगे तो हमेशा डिसेंट देखने को मिलेगा आपको। चलिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि H1 वीजा क्या होता है। देखिए, यूएसए H1B वीजा जो देता है, वो अलाउ करता है कि उनके यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनीज हैं, वो दूसरे देशों से आने वाले वर्कर्स को हायर कर सकती हैं कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल जॉब्स के लिए फॉर 3 इयर्स। उसके बाद रिन्यू कर सकते हो आप और अगले 3 सालों के लिए। एंड मेन बात ये है कि इसके जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज है ना, अराउंड 72%, ये इंडियन है। अब इसे आप दोनों वे में देख सकते हैं। इंडिया के लिए ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से लोग अच्छा एजुकेशन लेते हैं, फिर बाहर जाके जॉब करते हैं अमेरिका में, कि हाई क्वालिटी जॉब्स की डिमांड है, तो इंडियंस को प्रेफर किया जाता है। या फिर आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि चाइनीज या दूसरी कंट्रीज में इतनी हाई क्वालिटी जॉब्स उनके खुद के देश में अवेलेबल है कि उनके लोगों को अमेरिका आने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन लुक एट बोथ वे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट अलाउज यूएस कंपनीज टू एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशल ऑक्यूपेशंस दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज। हर साल यूएसए 65,000 H1B वीजा इशू करता है, जो 3 साल के लिए वैलिड होते हैं, और एक बार और रिन्यू किया जा सकता है फॉर अनदर 3 इयर्स। राइट, उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है, बाकी की न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। ये पेंशन वगैरह की बातें, ये आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी, एक टर्म आता है ग्रीडफ्लेशन। ठीक है, पहले तो मैं आपको तीन टर्म समझाना चाहूंगा। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, और इसके अलावा एक और है, और डिसइन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन तो आपको पता है, जनरल राइज इन प्राइस। ठीक है, कोई चीज लास्ट ईयर 100 रुपीज की थी, आज 115 की हो गई है, दैट इज उसमें 15% इंक्रीज हुआ है, दैट इज इन्फ्लेशन। क्लियर। अब अगर ये 15% के बजाय लाइक लास्ट ईयर 100 रुपए की थी, इस बार 115 रुपए की है, अब अगले साल ये सिर्फ 117 रुपए की हो रही है। ठीक है, 117 रुपए की हो रही है, यानी कि अभी भी चीजें महंगी हुई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन उसके बढ़ने की जो स्पीड थी ना, वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। उसे हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। आप नाम को ब्रेक कीजिए। इन्फ्लेशन मतलब जनरल राइज इन प्राइस, यानी कि अभी भी प्राइस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी स्लो स्पीड पे। अगर पिछले साल 10% बढ़े थे किसी प्रोडक्ट की प्राइस, तो इस साल 5% बढ़े, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपको दो टर्म क्लियर है, इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। अब आते हैं डिफ्लेशन पे। डिफ्लेशन होता है जब पिछले साल अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, तो इस साल वो 90 रुपए की हो गई है। ठीक है, यानी कि प्राइस बढ़ी नहीं, उल्टा प्राइस घट गए, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कंफ्यूज मत होना। डिसइन्फ्लेशन इज प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं बट स्लो पेस पे, और डिफ्लेशन मतलब प्राइस डिक्रीज हो गए हैं उल्टा, दैट इज डिफ्लेशन। जैसे किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की अब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो उसने कहा यार इसका स्टॉक सेल करने के लिए हम एक काम करते हैं, प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, 100 रुपए की चीज 90 की हो गई, उसे कहते हैं डिफ्लेशन। इसके बाद देखो टर्म है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन होता है जब किसी सेक्टर में इतनी मंदी आ जाती है कि गवर्नमेंट सोचती है यार हमें इसकी डिमांड बढ़ानी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक के हाथ में और ज्यादा मनी दे देती है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए, वो खर्च करें, और मार्केट में डिमांड जनरेट हो। मतलब ये डेलिबरेटली किया जाता है। इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली गई है कि कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो इंडस्ट्रीज भी अपना आउटपुट नहीं बढ़ा रही है, डिमांड नहीं है तो किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो उस डिमांड को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट मनी पंप करती है इकोनॉमी में, और रिफ्लेशन को क्रिएट करने की कोशिश करती है। क्लियर। तो ये चारों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। वेज प्राइस स्पाइरल, देखिए इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी में सपोज बाहर जनरल प्राइस, जनरल चीजों की कीमत बढ़ रही है, लाइक आपकी डेली यूज की, जैसे अभी हमारे टमाटर से लेके दाल तक सब कुछ महंगा हो रहा है, तो उसमें वर्कर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारा वेज बढ़ाइए, लाइफ महंगी हो रही है, हमें चाहिए। अब वेज बढ़ाया तो कंपनी के लिए ये क्या है, एक तरह की इनपुट कॉस्ट है ना, जो आप वर्कर्स को पे करते हो। तो कंपनी के लिए उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि अब उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है वर्कर्स को। तो इस चक्कर में अब कंपनी क्या करेगी, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगी मार्केट में। तो मतलब हो ये रहा है कि वर्कर कह रहे हैं कि बाहर चीजें महंगी हो रही है, तो आप हमारे वेज बढ़ाइए, और कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमें वेज बढ़ाने पड़ रहे हैं, इसलिए अब हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। तो दोनों चीजें एक दूसरे को रीइंफोर्स करने लगती हैं। वेज बढ़ते हैं तो उस वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ जाती है प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है मार्केट में, इसलिए जो भी लोग अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी सैलरी, हमारे वेजेस बढ़ाइए। तो इसे कहते हैं वेज प्राइस पैटर्न। क्लियर। अब दूसरा होता है प्रॉफिट प्राइस पैरल। इसका मतलब ये है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अटेंड करने के लिए ही अपने प्राइसेस बढ़ा देती हैं। उनकी इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ी है यहाँ, मगर वो जस्टिफाई कर रही हैं कि नहीं नहीं हम तो प्राइस बढ़ाएंगे। जैसे जब कोविड आया था तो मास्क की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गई थी, जहां 5 रुपए का मिल रहा था मास्क, वहां पे अब वो 10 रुपीज का मिलने लगा था। ठीक है, तो जबकि जो इनपुट कॉस्ट थी तब तक, वो इनपुट कॉस्ट उतनी ही है उसकी, इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसने कहा मुझे प्रॉफिट अब ज्यादा चाहिए, इस वक्त बहुत मास्क बिक रहे हैं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उसने अपनी प्राइस बढ़ा दी थी। इसे कहते हैं प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल। क्लियर है। तो ये प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल से ही निकल के आता है एक नया वर्ड जिसे हम कहते हैं ग्रेड इन्फ्लेशन। ग्रीड, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी ग्रीड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, उनकी ग्रीड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने प्राइस बढ़ा दी है। ठीक है, उन्हें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसलिए उन लोगों ने प्राइस इंक्रीज कर दी है, जबकि उनकी इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ी है। क्लियर। तो इसे हम कहते हैं ग्रीड इन्फ्लेशन, यानी कंपनीज अपनी ग्रीड की वजह से, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की वजह से चीजों को महंगा कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, ये सीएमआई है ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब एनालाइज करता है। इनने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी है जो कंपनीज की सिंस पेंडेमिक, ये
ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने ये कह गया कि कोविड की वजह से सब कुछ महंगा हो गया कह के अपनी प्राइसेस बढ़ा दी, जबकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी थी। तो इसे कहा गया ग्रेड इन्फ्लेशन। अब देखिए ये जो हाई प्रॉफिट्स आते हैं ना, ये तीन तरीके से आ सकते हैं। या तो आपकी सेल्स ज्यादा हो रही हो, या फिर आपने प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रख दिया हो अपनी कीमत अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा के, और या फिर दोनों की वजह से। ठीक है, तो ये था ग्रेड इन्फ्लेशन, ग्रेडफ्लेशन, इसका ध्यान रखिएगा, न्यू टर्म है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए स्पोर्ट्स है, इसमें तो कुछ काम का नहीं है। ये कल बेस्ट ने टीम की तरह इस लड़के को उठा के बाहर तक ले गया, बाउंड्री वॉल तक। है नो यूज फॉर अस। ओके, दैट्स इट। सो ये आज का एडिटोरियल डिस्कशन था। इन्फ्लेशन के बारे में हमने डिटेल में जाना। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।